दो मुद्दे हैं यहाँ पे। पहला, हम फ्लो स्टेट्स में क्यों नहीं जा पाते? अगर मुझे पता है मुझे किसी चीज़ के लिए रोज़ डेली 4 घंटे देने हैं, 5 घंटे देने हैं, मैं क्यों नहीं दे पा रहा? जबकि मैंने ही प्लान बनाया है, मैंने ही गोल बनाया है, मेरा ही सपना है, मुझे ही अचीव करना है। उसके बाद भी मैं क्यों फ्रिक्शन फेस करता हूँ? क्यों मुझे अपने आप को रगड़ना पड़ता है, अपने आप को धक्का लगाना पड़ता है? एक फ्रिक्शन मैं क्यों फेस करता हूँ जबकि मेरा ही सपना है, मेरे ही प्लान्स हैं? नंबर 2, कैसे फ्लो स्टेट्स में जाया जाता है? डेली, कंसिस्टेंटली, ऑन रेगुलर बेसिस, जब चाहो, जितनी बार चाहो उतनी बार। ना सिर्फ फ्लो स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो लाइफ में, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज क्रैक करना चाहते हो, जॉब क्रैक करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर मास्टरी करना चाहते हो, टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, उसको कैसे फ्लो स्टेट के साथ इंटीग्रेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो स्टेट तो सबको पता है थियोरेटिकली, बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली, पर जो भी आप सीखना चाहते हो उसको फ्लो स्टेट्स में कैसे लेके आएं, इंटीग्रेट करें और उसको अपने अंदर कैसे इंटरनलाइज करें, क्योंकि इंटरनलाइजेशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टॉप 1%, टॉप 5% की लिस्ट में आना है, जहाँ पे 7-8 लोगों के नाम गिनती पे होते हैं। और आप सोचते हो कि मुझे ना 6 महीने लगेंगे तैयारी करने में, मुझे 1 साल लगेगा तैयारी करने में। क्या आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग, उनको भी यही लगता है कि मुझे 1 साल लगेगा तैयारी करने में, लेकिन एक्चुअली में 80% से ज़्यादा लोगों को उससे कई ज़्यादा वक्त लग जाता है। कई बार 2 साल, 2.5 साल भी लग जाते हैं। लोग तैयारी करते रहते हैं अपने कॉलेज के लिए या अपनी जॉब के लिए, और वो क्रैक नहीं कर पाते। लोग लगे पड़े होते हैं किसी स्किल के अंदर एक्सपर्ट बनने में, बट वो उस लेवल पे नहीं जा पाते, उस एक्सपर्टीज को नहीं अचीव कर पाते। इवन इफ यू हैव बेस्ट टीचर्स, बेस्ट मेंटर्स, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल टू प्रिपेयर फॉर दैट फील्ड, फॉर दैट स्किल, फॉर दैट एग्जाम, फॉर दैट जॉब, उसके बावजूद भी 80% से ज़्यादा लोग उस फील्ड में फेल हो जाएंगे, या फिर उनको ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगेगा सक्सेस अचीव करने में। अगर आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में 1 साल लगना चाहिए, आइडियली आपको 1.5 साल लग जाएगा, आपको 2 साल लग जाएगा। बच्चे ड्रॉप क्यों लेते हैं? 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल। लोग एंट्रेंस एग्जाम देते ही रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी सालों साल करते रहते हैं, किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन ही नहीं पा रहे हैं। उसकी एक वजह है, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट हाउ इंटेंसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग। इंटेंसिटी कम्स फ्रॉम फोकस. Focus comes by going into flow states regularly, consistently, again and again. और यहीं पे कैच है। सबको पता है फोकस चाहिए, सबको पता है इंटेंसली काम करेंगे, सबको सब कुछ पता होता है। आप लोगों ने फ्लो स्टेट्स के ऊपर ना जाने कितनी वीडियोस देख ली हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी फ्लो स्टेट के लिए, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि फ्लो स्टेट में बंदा 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, उसके बाद गायब। ज्ञान तो बहुत हो गया उसको, लेकिन जब एक्चुअली में फ्लो स्टेट में जाने की बारी आती है, ही इज़ ब्लैंक, ही और शी इज़ ब्लैंक। 2-3 दिन फ्लो स्टेट आया, उसके बाद गायब। अब अगला फ्लो स्टेट आएगा 1 हफ्ते बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में 2-2 साल, 3-3 साल लग जाते हैं। जॉब क्रैक करने में सालों लग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब ही क्रैक नहीं हो पा रही है। उसके वैसे और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम उन सबको हटा दें और सिर्फ अगर मैं इंडिविजुअल इंसान की बात करूं, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उसको फ्लो स्टेट में जाना नहीं आता। इस पूरी वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो 2 बेसिस पे होगा। पहला, कंप्लीट न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च, और दूसरा, माय ओन एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो 3 गलतियां हैं जो बेसिकली हर कोई कर रहा है, जिसकी वजह से वो फ्लो स्टेट के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। फ्लो स्टेट में जाने की तो बहुत दूर की बात है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप फ्लो स्टेट के लिए रेडी ही नहीं हो अभी, तो आप जाओगे कैसे? बेसिकली उसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहली वजह यह है कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कंटेंट देखते हैं, घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मूड ऑफ है, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और तुरंत वो सब बंद करके तुरंत अपना काम करने लग जाते हैं, तुरंत पढ़ने लग जाते हैं, या जो भी उनको करना है, 3 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, वो तुरंत करने बैठ जाते हैं। वेरी रॉन्ग, क्योंकि जो भी आपने अभी खून खच्चर किया है ना, उसका रेजिड्यू अभी भी आपके ब्रेन में चल रहा है। वो गाने, वो विजुअल्स, वो जो लड़ाई हुई है, वो सारी बातें, वो गुस्सा, वो मूड ऑफ, वो रील्स, वो कंटेंट जो भी आपने देखा, वो चल रहा है अभी दिमाग में, और आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती, तो फ्रिक्शन आएगा नहीं तो क्या आएगा फिर? आप कम से कम आधे घंटे का बफर पीरियड रखिए। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करा है रील्स देखने में, लड़ाई करने में, झगड़ा करने में, या परिवार के अंदर ही हाँ करने में, आपके मेहमान आए, आप वहाँ बैठे थे, फिर अचानक से अपना काम करने लग गए, वेरी रॉन्ग। आधा घंटे का कूल ऑफ पीरियड रखो, अपने मन को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करो।
जब भी बैठो तो पहले मेक श्योर कि योर माइंड इज क्लियर, कि आपके मन में कुछ भी ना तरंगे नहीं उठ रही हैं चीज़ों की, आपका माइंड एकदम शांत है। फिर उसके बाद आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि हाँ अब एकदम मन शांत है, सारी चीज़ें जितनी भी चल रही थी वो थोड़ी सी कम हो गई हैं, क्लियर हो गया है थोड़ा सा माइंड, अब अपना काम करने बैठते हैं। मिस्टेक नंबर 2, बी वेरी प्रिसाइज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर। बहुत सारे लोग वेगली बोल देते हैं मुझे ये करना है, मैं ये करने बैठ रही हूँ, मैं ये पढ़ने बैठ रहा हूँ, मैं ये काम करने बैठ रही हूँ। नहीं, अपने ब्रेन को आप वो चैनल ही नहीं दे रहे हो जहाँ से फ्लो स्टेट का जो वो बहाव होता है वो बह सके। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर चैनल। आपने ऐसे ब्लंटली बोल दिया बस कि ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो, मुझे मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैथ्स में कौन सा चैप्टर, एक चैप्टर बहुत बड़ा होता है, कौन सा टॉपिक, एक टॉपिक के अंदर अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन। बी वेरी प्रिसाइज, बी वेरी एक्यूरेट कि मुझे ये ही करना है इस 2 घंटे में, इतना पार्ट करना है, इसको तैयार करना है। उससे क्या होता है, आप एक चैनल दे देते हो, एक रास्ता, एक पाथवे तैयार कर देते हो जिससे आपका वो जो फ्लो है ना वो बहेगा। जब आप बहुत वेगली बोल देते हो ना कि मुझे ये पढ़ना है, उससे क्या होता है, आपके ब्रेन को ढंग से इंस्ट्रक्शन गया ही नहीं है कि भाई तू किस चीज़ की तैयारी करने बैठ रहा है, तू क्या कर रहा है। तैयारी करने से पहले 15 मिनट बैठ जाओ आराम से और पूरा एक रोड मैप बना लो कि अगले 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर मुझे इस चीज़ के अंदर महारत हासिल करनी है। तो जब आप एकदम प्रिसाइज हो जाते हो, एकदम एक्यूरेट हो जाते हो, तो आपका जो मन है वो एक तरह का चैनल बना देता है, एक रास्ता बना देता है जिससे वो आपका जो इंटेंसिटी है, जो उसका फ्लो है वो बहेगा। जब वो चैनल प्रिपेयर नहीं होता तो फिर अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है। रीज़न नंबर 3, बहुत सारे लोग एकदम पेट भर के बैठते हैं जब भी अपना काम करने बैठते हैं। वेरी रॉन्ग। मैं ये बात पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। हाफ एम्प्टी स्टमक बैठो। अगर आपने तुरंत खाना खाया है तो वेट कर लो 20 मिनट, 25 मिनट, थोड़ा सा टहल लो। आपकी बॉडी को लाइट फील होना चाहिए, नहीं तो इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर इनर्शिया है वो पैदा हो जाएगा कि वो आपको आपके काम पे ध्यान लगाने नहीं देगा। ये अनजाने में आप करते हो और इसका इम्पैक्ट आपके फोकस पे पड़ता है, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती है। ये बात जानने के बाद भी आप बार बार यही गलती करते हो। जो भी खाना पीना है खा लो। अगर आपको तुरंत खाना है तो आप पहले से डिसाइड करो कि मुझे कम खाना है क्योंकि मुझे बैठना है। पेट भरने से क्या होता है ना, वो तमस क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, जो कि ठीक नहीं है अगर हम फोकस और कॉन्सेंट्रेशन लगाने की बात करें तो। इसीलिए इन 3 गलतियों का बिल्कुल ध्यान रखना। ज़्यादातर लोग सिर्फ फ्लो स्टेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं इन न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज़ की मदद से आपको ये समझाऊंगा कि फ्लो स्टेट में कैसे जाते हैं और उसके साथ साथ जो भी आप सीख रहे हो उसको फ्लो स्टेट में कैसे मर्ज करना है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, उसको हार्ड वायर कैसे करना है अपने दिमाग के अंदर, है ना, उस्ताद कैसे बनना है उस चीज़ का। अल्ट्राडियन परफॉर्मेंस रिदम, इसको समझने के लिए आप पहले ये समझो कि हमारा जो दिमाग होता है वो कॉन्टिन्यूसली फोकस करने के लिए नहीं बना है। हमारा दिमाग वेव्स में काम करता है। हमारे दिमाग में ब्रेन वेव्स होती हैं और हर एक वेव या हर एक साइकिल के अंदर एक 90 मिनट्स का ऐसा टाइम आता है जहां पे ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन का फोकस बढ़ जाता है। आपको अपने आप को धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को ज़बरदस्ती, आपको विल पावर नहीं यूज़ करनी, ना ही आपको कोई फालतू का मोटिवेशन चाहिए, चीर दूंगा फाड़ दूंगा वो सब नहीं करना। ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन एक ऐसे लेवल पे चला जाता है 90 मिनट्स के लिए जिसमें फोकस बढ़ जाता है। अब अगर फोकस बढ़ गया है तो लर्निंग रेट अपने आप बढ़ेगा। अगर आप फोकस्ड हैं तो आपका लर्निंग रेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आपका लर्निंग रेट इंक्रीज हो गया है, किसी चीज़ को सीखने की क्षमता बढ़ गई है, तो स्किल एनकोडिंग मैक्सिमाइज हो जाएगी आपकी। यानी कि जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड न्यूरल कनेक्शंस, न्यूरल सर्किट्स आप आसानी से फॉर्म कर पाएंगे, विच इज़ रिलेटेड टू न्यूरोप्लास्टिसिटी। एंड नंबर 4, फ्लो स्टेट्स बहुत आसानी से अचीव कर लोगे क्योंकि फोकस बढ़ गया है। तो अगर आप किसी तरीके से इस 90 मिनट के विंडो को ढंग से यूटिलाइज करना सीख जाओ डिसिप्लिन के साथ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा दिमाग आपका अपने आप करेगा। अभी जो 90 मिनट का विंडो है, इसके 4 फेजेस हैं। इन चारों फेजेस को ढंग से समझो। पहला फेज है जो 20 मिनट का होता है लगभग। उसमें ना आपका ब्रेन एक अराउजल स्टेट में होता है। अराउजल समझते हो, मतलब एक मजा सा आ रहा होता है आपके दिमाग को। डोपामीन अपने आप बढ़ने लगता है, अटेंशन आपका अपने आप शार्प हो जाता है, आपको मजा आने लग रहा होता है क्योंकि आप बैठ चुके हो। मैंने आपको कहा ना कि आपको पहले बैठना है और आपको एक इंटेंशन से आप बैठे हो कि आपको अपने काम करने हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, आपका अटेंशन शार्प हो जाता है। आप बैठे, मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ना है। जो मैंने आपको कहा ना कि बैठने से पहले
बी वेरी प्रिसाइज, बी वेरी एक्यूरेट कि आपको क्या करना है। ये वही 20 मिनट है, उस 90 मिनट में से ये वही 20 मिनट का टाइम है जिसमें आपको इंटेंशन सेट करने हैं, जिसमें आपको बिल्कुल प्रिसाइजली डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो, कितना अचीव करना चाहते हो। उसमें क्या होता है, अपने आप डोपामीन बढ़ता है आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, यू आर फीलिंग गुड। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको किसी ने आकर के बोल दिया कि ये काम कर ले या वो कर ले, या अगर कोई डिस्ट्रैक्शन होती है ना, तो आपको उससे बहुत गुस्सा आने लगता है, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन से नफरत होती है इस पीरियड में। क्योंकि आप कभी भी नोट करो ना, जब भी आपको मज़ा आने लगता है ना, पढ़ाई में, अपने काम में, किसी भी चीज़ में, आपको ना डिस्ट्रैक्शन से फिर नफरत होने लगती है। जब आप गेम खेल रहे होते हैं और आपको कोई आके बीच में बोलते, कितना गुस्सा आता है। या जब आप मूवी देख रहे होते हो तो कितना गुस्सा आता है जब कोई डिस्टर्ब कर देता है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और कोई आके डिस्टर्ब कर दे तो गुस्सा आएगा, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, तो ये जो 0 से लेकर 20 मिनट्स का टाइम है, ये अराउजल का टाइम होता है। इसमें आपको अपने आप को वार्म अप करना है, अपने आप को जो आप अच्छा महसूस कर रहे हो उसको फील करना, कभी आपने किया भी होगा। ये वो 20 मिनट्स का टाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अपने इंटेंशन को सेट करते हो, प्लान करते हो, बैठते हो, रिव्यू करते हो, और यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ अपने काम को शुरू करने से पहले। दूसरा फेज आता है पीक लर्निंग का, और ये 20 से 70 मिनट के बीच में होता है, लगभग 1 घंटा मान लो। इस पीरियड के अंदर आपके ब्रेन में जो डोपामीन बढ़ा था ना पहले, वो स्टेबल हो जाता है। डोपामीन स्पाइक नहीं होता, क्योंकि डोपामीन स्पाइक्स आना बहुत ख़राब चीज़ होती है। डोपामीन जितनी जल्दी स्पाइक करता है उतनी जल्दी बहुत नीचे भी जाता है। इसीलिए जब आप कोई चॉकलेट खा लेते हैं या मास्टरबेट कर लेते हैं या बहुत देर तक जब आप स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम, तो उसके बाद आप देखते हो आप कितना लेथार्जिक फील करते हो, आपको लो लगता है, बहुत अजीब लगता है। वो इसलिए क्योंकि डोपामीन बेस लाइन से भी नीचे गिर गया है, बहुत नीचे गिर गया है। अब उसको उठाने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो उन सभी चीज़ों से और भी आपको आनंद दे, जो भी आपने कर्मकांड किए हैं। तो डोपामीन स्पाइक अच्छा नहीं होता, लेकिन डोपामीन राइज करता है जो धीरे धीरे, वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो 20 से 70 मिनट का पीरियड है, जो फेज 2 आएगा, इसके बाद वो डोपामीन स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब वो गिरता नहीं है नीचे, वो स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि डोपामीन लेवल्स आपके स्टेबल हो जाते हैं, वो वही रहते हैं, यानी कि आपको अच्छा महसूस हो रहा होता है, यू फील मोटिवेटेड ऑटोमेटिकली। एसिटाइल कोलिन आपका एक कंपाउंड होता है, एसिटाइल कोलिन, वो कंपाउंड फोकस के लिए होता है, डीप फोकस के लिए, वो इंक्रीज करता है इस फेज 2 में। फेज 2 में एरर करेक्शन कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती है, आप बारीक से बारीक गलतियों को निकाल सकते हो, जो कि नॉर्मली आप नहीं निकाल पाते, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं है, वीक है ना सब कुछ। तो वहाँ पे गलतियाँ कैसे पकड़ोगे? फिर पता अबे यार, ओह ये कर दिया मैंने, समझ रहे हो। फेज 2 में जो पीक लर्निंग वाला फेज होता है, उसमें आपकी एरर करेक्शन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके मोटर और कॉग्निटिव सर्किट सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ। मोटर सर्किट्स मतलब आपकी जो मूवमेंट वाला हिस्सा है पूरी बॉडी का, आपके हाथ चल रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, आपके हाथ यूज़ हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आपकी आंखें भी यूज़ हो रही हैं, आपके कान भी चल रहे हैं, अगर आप बोल के कुछ पढ़ रहे हो तो आपका मुंह भी यूज़ हो रहा है, आप उसी आवाज़ को सुन भी रहे हैं तो कान भी यूज़ हो रहे हैं, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो मूवमेंट है, वो यूज़ हो रही है। और जो आपका दिमाग है जो इस्तेमाल हो रहा है, हिप्पोकैम्पस में मेमोरी ट्रेन हो रही है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आप सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, ये है कॉग्निटिव सर्किट्स। तो ये मोटर सर्किट्स और कॉग्निटिव सर्किट्स आपके सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जो कि पहले नहीं हो रहे थे, या फिर 99% लोगों के ये होते ही नहीं है। दिमाग कहीं और है, बॉडी कहीं और जा रही है, लिख कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। तो आपके मोटर और कॉग्निटिव स्किल्स सिंक्रोनाइज नहीं है, सॉरी सर्किट सिंक्रोनाइज नहीं है, स्किल्स कह रहा हूँ। ये बहुत क्रूशल पार्ट है। ये सारा का सारा जो मैंने आपको फेज 2 का जो बताया है ना वर्किंग, ये पता है किन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी स्किल के अंदर आपको एक पर्टिकुलर स्किल के एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपको मास्टरी अचीव करनी है, ये वो 20 से 70 मिनट का टाइम होता है, जो अल्ट्राडियन रिदम के अंदर आता है। इसे अल्ट्राडियन विंडो या अल्ट्राडियन गेट भी बोलते हैं। 20 से 70 मिनट का टाइम होता है ये। उसके बाद अगर आप लिखने वाला काम कर रहे हैं, आप सोचने वाला काम कर रहे हैं, आप एनालिसिस वाला काम कर रहे हैं, आप कोडिंग कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आप डीप लर्निंग वाला कोई भी काम कर रहे हो, ये इस फेज 2 में हो जाता है। और ये फेज 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसमें आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
यानी कि आपकी जो भी आप सीख रहे हो उसको हार्ड वायर करना, अपने दिमाग के अंदर एकदम पक्का करना, सॉलिड करना, इसकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब आएगा फेज 3 जिसमें होगा आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि 70 मिनट के बाद आपके ब्रेन में कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ने लग जाएंगे, विच इज स्ट्रेस हॉर्मोन्स। आपको अजीब सा लगने लगेगा, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। अब आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हो, आपको अपने ब्रेन पे एक बोझ सा लगने लगेगा, एक मेंटल लोड लगेगा, आपको लगेगा भाई दिमाग फट रहा है भाई, ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी देर से बैठे हैं। हल्का हल्का आपको डिमोटिवेशन सा आने लगेगा, आपका फोकस थोड़ा थोड़ा घटने लगेगा। ये कॉग्निटिव डिक्लाइन आना बहुत नेचुरल है, इसको लेजीनेस नहीं बोलते हैं। ये मत समझो कि तुम किसी लायक नहीं हो। हर 90 मिनट के बाद ये साइकिल आती है। इस साइकिल को, पूरे 90 मिनट की साइकिल को ढंग से यूज़ करो। फेज 3 में आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो कॉग्निटिव डिक्लाइन वाला फेज है ना, इसको तो आप जैसे तैसे कवर कर लोगे, 20 मिनट का आएगा ये लगभग। उसके बाद आएगा फेज 4, दैट इज रिकवरी डिप। इसमें क्या होगा, फोकस लेवल एकदम से गिरेंगे आपके, डोपामीन लेवल्स एकदम से नीचे गिर जाएंगे, आपको मोटिवेशन आना बंद हो जाएगा, आपकी गलतियां बढ़ जाएंगी, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा आप डिमोटिवेशन सा हो रहा है, अपने दिमाग पे आपको भार लगने लगेगा और आपको लगता है कि यार हमारी इतनी औकात है पढ़ने की। नहीं, ये आपकी बायोलॉजी है, ये बहुत नेचुरल है। यही सेम अल्ट्राडियन रिदम फिर दोबारा अगले 90 मिनट में फिर दोबारा आने वाली है, वेट करो। ये जो फेज 4 में रिकवरी डिप आया है, जहां पे आपका फोकस एकदम से गिर गया है, आपका अटेंशन गिर गया है, आपका फोकस उतना नहीं है, आप फ्रिक्शन बहुत महसूस कर रहे हो, इस फेज में आपका ब्रेन रेस्ट मांग रहा है। इस फेज में आपका ब्रेन रीसेट होना चाहता है दोबारा। 90% से ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं, इसी सिचुएशन में अपना काम करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। उनके मोटर और कॉग्निटिव सर्किट्स के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन था वो खत्म हो चुका है। क्या कर रहे हो, क्या स्किल सीख रहे हो और क्या पढ़ रहे हो और कितने फोकस के साथ कर रहे हो। 0 से 20 मिनट में मजा आया, 20 से 70 मिनट में पीक लर्निंग वाला फेज आया, 70 से 90 मिनट के अंदर कॉग्निटिव डिप आया, जहां पे आप हल्का हल्का स्ट्रेस महसूस करने फील कर जाते हो, और जैसे ही 90 मिनट खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपका दिमाग रेस्ट चाहता है, हथियार डाल देता है वो कि भाई अब नहीं हो रहा है, रुक जा, लेकिन आप करते ही रहते हो, लगातार बैठे रहते हो। 4th फेज के बाद आप अपने ब्रेन को रिकवर होने दें प्लीज। और अब बात करते हैं कि ब्रेन की रिकवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। ये जो माइक्रो रिकवरी टाइम होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी कॉलेज में जाने के लिए या किसी जॉब को क्रैक करने के लिए, कम से कम 1 साल लगता है। अब उस 1 साल के अंदर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से भी डील कर रहे हो, घर का भी प्रेशर है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, और स्ट्रेस भी है कि पता नहीं हमारा एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा, रैंक आएगी या नहीं आएगी। स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, कॉलेजेस में आपको सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं बता रहा कि पढ़ना कैसे है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे कम टाइम में एफिशिएंटली, बिना स्ट्रेस के साथ, बिना किसी फ्रिक्शन के, कम वक्त में कैसे तैयारी करनी है। 10 महीने का तैयारी करने का टाइम है तो 6 महीने में कैसे करना है। पूरे दिन में 5 घंटे लगेंगे इस चीज को तैयार करने में, तो 3 घंटे में कैसे तैयार करें एफिशिएंटली। प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हैंडल करें, इन सब चीजों के ऊपर मैंने बात करी है अपने कोर्स में। इसका नाम है क्रैकन। 500 से ज्यादा बच्चे इस कोर्स को खरीद चुके हैं और उनको बहुत मजा आया इस कोर्स को यूज करके। इस कोर्स के अंदर मैंने ब्रेन स्ट्रेटेजीज बताई हैं, न्यूरो साइंटिफिक स्ट्रेटेजीज बताई हैं। इसके अंदर मैंने क्रिटिकल थिंकिंग कैसे क्रिएट करते हैं वो समझाया है, जो कि मैथ्स और फिजिक्स और किसी भी एनालिटिकल सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी होता है। एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे कुछ ऐसे क्षण आते हैं जहां पे आप वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भूल जाते हो जिसकी आपने पूरे साल भर तैयारी करी थी, फॉर्मूला ही भूल जाते हैं या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आ रहा होता। उस स्ट्रेस वाले टाइम में आपको वो कॉन्सेप्ट कैसे याद आए, वो कैसे क्लिक हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो पता होता है कि यार ये क्लिक नहीं हो रहा है, वो कैसे क्लिक होता है। वो सारा खेल न्यूरो साइंस का है, वो सारा खेल आपके न्यूरॉन्स का है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कोर्स के अंदर सम अप करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड की हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, इस कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप रिव्यूज पढ़ेंगे, बिना रिव्यू पढ़े आप कोर्स को परचेज नहीं करेंगे। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और लगभग 3.5 घंटे का कोर्स है। आप इस कोर्स को किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया। इसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है कि किसी भी सब्जेक्ट को, वेदर इट इज थ्योरेटिकल
और टेक्निकल न्यूमेरिकल, उसको कैसे पढ़ना है, उसको न्यूरोलॉजिकल लेवल में कैसे एम्बाइब करना है, कैसे उसको अपने जहन में उतारना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, रिवाइज कैसे करना है, प्रैक्टिकली प्रोक्रेस्टिनेट कैसे करना है, हेल्दी प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे करना है। जो प्रिपेयर कर रहा होता है, जो एक एस्पिरेंट होता है, उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती हैं फैमिली को लेकर के, वो अपने आप को कंपेयर करता है, वो डरता है, उस चीज से कैसे डील करना है ये भी मैंने इस कोर्स में बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना रिव्यू देखे आप कोर्स परचेज नहीं करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए, जाकर के पहले रिव्यूज चेक करिए कि बाकी लोगों को कोर्स कैसा लगा है, उसके बाद ही परचेज करना। अगर कोर्स से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है, वेबसाइट के नीचे जाइए, आपको ईमेल दिखेगा, आप उस ईमेल पे जाकर के मेल सेंड कर दीजिए, आपको जल्दी से जल्दी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अब जब आप फेज 4 को भी क्रॉस कर जाओगे, आपके 90 मिनट पूरे हो गए, उसके बाद आपको अपने दिमाग को रिकवरी देनी है। आपका ब्रेन रेस्ट चाहता है। बहुत सारे लोग अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं देते हैं, रिकवरी पीरियड नहीं देते हैं, रिकवर होने का टाइम नहीं देते हैं। इस रिकवरी पीरियड में क्या होता है, 20 से 25 मिनट के लिए आप अपने ब्रेन को रेस्ट दे सकते हो। और इस रेस्टिंग टाइम में क्या नहीं करना है, बहुत सारे लोग फ़ोन चलाने लग जाते हैं, रील्स चलाने लग जाते हैं, अचानक से अपने आप को रिवॉर्ड देने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा सा कुछ किया, 3-4 क्वेश्चंस किए, 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कुछ टाइम के लिए बैठे, तुरंत एकदम से कुछ ऐसा स्टार्ट कर देते हैं, मस्ती करने लग जाते हैं, जिससे दोबारा से डोपामीन एकदम से शूट कर जाता है और फिर वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरता है। डोपामीन धीरे धीरे राइज करना था, वो एकदम से पीक होता है। डोपामीन स्पाइक्स आर नॉट गुड, मैंने पहले भी बताया था। इस रिकवरी पीरियड में आपको शांत बैठना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 90 मिनट के लिए आराम से आपने फोकस किया, आप बैठे, आपने काम किया। जैसे ही आपको लगा कि अब हल्का हल्का स्ट्रेस बढ़ रहा है, अब आपको फ्रिक्शन महसूस हो रहा है, अब आप अपने काम को रोक दो 20 मिनट के लिए। खिड़की से बाहर देखो, बालकनी में खड़े हो जाओ, डीप ब्रीदिंग कर लो, 20 मिनट के लिए बस बैठो। कुछ भी ऐसा हाई कॉग्निटिव डिमांडिंग काम मत करो। जैसे मैं बहुत पहले गलती किया करता था, मैं उस ब्रेक में चेस खेलने लग जाता था। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि भाई आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए, आप तो अपने दिमाग के ऊपर और ज़्यादा लोड क्रिएट कर रहे हो। कुछ भी ऐसा दोबारा ऐसा दिमाग लगाने वाला काम नहीं करना है और अपने आप को दोबारा से रिवॉर्ड नहीं करना है तुरंत काम करते ही। जैसे ही आपका ये पूरा फेस खत्म हो जाए, एक 90 मिनट की साइकिल, आराम से बैठो, रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, कुछ भी ऐसा काम करो जिसमें आपको ना ही अपने आप को कोई रिवॉर्ड देना है, ना ही डोपामीन स्पाइक्स आ रहे हैं, और ना ही आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आपके दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 20 से 25 मिनट के लिए। इस 20 से 25 मिनट में जो आपका दिमाग रिकवर होता है, उसमें होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके डोपामीन रिसेप्टर्स रीसेंसिटाइज होते हैं। जब आप बहुत वक्त के बाद अपना फेवरेट जंक फूड खाते हो, फ्राइज़ खाते हो, बर्गर खाते हो या पॉपकॉर्न खाते हो सिनेमा में बैठ के, या फिर लेट से आप चॉकलेट खाते हो बहुत टाइम के बाद, आपको बहुत मज़ा आता है ना? उसके बाद आप दूसरा पीस खाते हो, फिर आप एक पूरी चॉकलेट ख़त्म कर देते हो। अब मैं आपको दूसरी चॉकलेट आपके मुंह में ठूसूं, खाओ खाओ इसको खाओ, आप बोलोगे ठीक यार खा लेते हैं। तीसरी, चौथी, आप उल्टी कर दोगे, आपको उसी चॉकलेट से नफरत होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत टाइम तक चॉकलेट नहीं खाई थी, तो आपके जो डोपामीन रिसेप्टर्स थे वो सेंसिटिव थे बहुत ज़्यादा। हल्की सी भी चॉकलेट आपकी जीभ पे लग गई, अरे भाई मज़ा आ गया, इतने टाइम के बाद मज़ा आ गया। लेकिन अगर आप वही चॉकलेट लगातार खाए जाओ और 1 घंटे तक चॉकलेट ही आपकी चल रही है, एक टाइम आएगा आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा। फिर आपके अगले दिन, 2 दिन के बाद आपके फ्रिज के अंदर चॉकलेट पड़ी सड़ रही होती है ना? क्यों? कि मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके डोपामीन रिसेप्टर्स डीसेंसिटाइज हो गए हैं। अब आपको चॉकलेट से मज़ा नहीं आ रहा है। डोपामीन रिसेप्टर्स जितने ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, हल्का सा भी आप अपने दिमाग को कुछ भी दोगे उसको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप लगातार वही चीज़ देते रहोगे तो उस चीज़ से आपके दिमाग के डोपामीन रिसेप्टर्स वीक हो जाएंगे, या कह लो कि डीसेंसिटाइज हो जाएंगे। तुम्हारे डोपामीन रिसेप्टर्स बोलेंगे भाड़ में जा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम बहुत डीसेंसिटिव हैं, तो कितनी भी चॉकलेट दे दे अब मज़ा नहीं आएगा। उसको वक्त देना पड़ता है। अब 1 हफ्ते के लिए चॉकलेट मत खाओ, फिर दोबारा से खाओ तो फिर वही मज़ा दोबारा आएगा, फिर दोबारा से डोपामीन आपके उस 1 हफ्ते के अंदर रीसेंसिटाइज हो जाएंगे। तो इस रिकवरी पीरियड के टाइम में क्या होता है, आपके डोपामीन रिसेप्टर्स दोबारा से अपने आप को रीसेंसिटाइज करते हैं, ताकि जो वो फेज़ 1 आए, 0 से 20 मिनट्स का जो अराउजल आए, उसमें आपके डोपामीन लेवल्स धीरे धीरे फिर दोबारा से बढ़ेंगे। तो एक फेज खत्म होने के बाद, 90 मिनट का पूरा काम करने के बाद 20 मिनट के लिए आपको अपने आप को शांति से आपको बैठना है।
सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी न्यूरल नॉइस कम होती है। न्यूरल नॉइस का मतलब जैसे ही वो जो डिप आया था जहाँ पे आपका फोकस कम हो गया, जब स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ने लग गया था और आपको मज़ा सा नहीं आ रहा था, आपको एक फ्रिक्शन महसूस हो रही थी और आपको लग रहा था कि यार डिमोटिवेशन सा महसूस हो रहा है, वो सब न्यूरल नॉइस है। इस रिकवरी पीरियड में वो न्यूरल नॉइस कम होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका ब्रेन परफॉर्मेंस मोड से कंसोलिडेशन मोड में जाता है। वो जो पीक साइकिल आई थी ना फेज 2 में 20 से 70 मिनट की, जिसमें आपका फोकस एकदम पीक पे था, उस पीरियड में आपने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, जो भी स्किल एक्वायर किया है, इस रिकवरी पीरियड में फेज 4 के बाद ये जो रिकवरी पीरियड है 20 से 25 मिनट का ब्रेन को आप जो रेस्ट दे रहे हैं, इसमें वो उस चीज को कंसोलिडेट करेगा, पक्का करेगा। जो भी आपने उस फेज 2 में पढ़ा था हाई फोकस के साथ, वो इस रिकवरी पीरियड में दोबारा से वही सेम न्यूरल नेटवर्क्स रीप्ले होंगे। जैसे कि एज इफ एक पिक्चर आपने चलाई थी, वो बार बार अपने आप ऑटोमेटिक मोड पे चलती रहेगी जब आप बैठे हैं और रिकवर हो रहे हैं। स्किल को इन्वोक करना, एम्बाइब करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस 20 मिनट के गैप में। जो भी आपने फेज 2 में पढ़ा है वो कच्चा है ना अभी, इस रिकवरी पीरियड में वो पक्का होगा अपने आप। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही हल्का सा कुछ काम किया, चलो रील चला लेते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, एकदम से कुछ ऐसा मीठा खा लेंगे, कुछ भी ऐसा खा लेंगे। नहीं, वेट करो। ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं है, कॉफी नहीं पीनी है, लेकिन तुरंत नहीं करना है। कैफीन हिट दे दिया एकदम से या कुछ ऐसा मीठा एकदम से खा लिया, ये मत करो। परफॉर्मेंस, ये मैं आपको ऐसी बात इफ यू वांट टू, अगर आपको ढंग से गंदे वाला आपको स्किल सेट एक्वायर करना है ना, तो ब्रेन साइंस को यूज करके आप कुछ भी फोड़ सकते हो। लेकिन थोड़ी सी अपनी आदत पे काम करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आओ और अपने दिमाग को समझो। अपने दिमाग को समझ के काम करोगे ना, तो आपके 6 महीने के काम 3 महीने में हो जाएंगे। आपको ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इनएफिशिएंटली काम करते ही रहते हैं। 2 घंटे का काम 5 घंटे में ख़त्म होता है। क्यों ख़त्म होता है? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। तो फेज़ 4 के बाद जो ये रिकवरी टाइम है, इस रिकवरी टाइम में अपने दिमाग को शांत रखो, आराम से बैठो, डीप ब्रीदिंग कर लो, बालकनी में देख लो, खिड़की से देख लो, नज़ारे हैं अगर आपके घर के आसपास वो देख लो, और उसके बाद वापस से अपना काम स्टार्ट कर दो। क्योंकि उस रिकवरी पीरियड में क्या हो रहा है, जो भी आपने पढ़ा है वो रिकवर होगा। जो भी आपके डोपामीन रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो गए थे, वो दोबारा से रीसेंसिटाइज हो रहे हैं। वो दोबारा से वो जो अराउजल वाला स्टेट आया था, उसके लिए ब्रेन अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर कर रहा है, और फिर दोबारा से अल्ट्राडियन रिदम फिर दोबारा से स्टार्ट हो रही है। फिर दोबारा वो 90 मिनट का विंडो आएगा, और ये 90 मिनट का विंडो हर बार आता है, पूरे दिन आता है, आपको ये पता ही नहीं है। इसीलिए जब मर्जी, कैसे मर्जी, किसी भी मूड में, किसी भी जगह, कहीं पे भी बैठ के अपना काम चालू कर देते हो, और फिर बोलते हो फोकस नहीं बढ़ रहा हमारा। फोकस बढ़ाना नहीं होता है, सही वक्त पे काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग हाईली फोकस्ड होता है। इसी रिकवरी टाइम में जितने भी आपके न्यूरल सर्किट्स नए बने थे, जो अभी कमज़ोर हैं, वो पक्के होते हैं। और जो वीक न्यूरल सर्किट्स हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जिनको आपने काट दिया था, जैसे कि अगर आप कोई स्किल सीख रहे थे और आपको लगा नहीं 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 ये गलत है, ये सही है, तो जब आप वो गलत वाला सीख रहे थे, उसका भी एक न्यूरल कनेक्शन बन रहा था, लेकिन आपने उसको कॉन्शियसली मना किया कि नहीं ये गलत है, इसका आंसर ये नहीं है, इसकी स्ट्रैटेजी ये नहीं है, ये है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। जब आप इस चीज़ को महसूस कर लेते हो, लेकिन न्यूरल कनेक्शन तो उसका भी बन रहा है। उस रिकवरी पीरियड में वो वाला न्यूरल कनेक्शन जो वीक था, कमज़ोर था, वो टूट जाता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस, बिल्कुल सही बात, आपने फोकस किस पे किया? जो सही स्ट्रैटेजी थी। आपने अपनी गलती को सुधार के जो नया फॉर्मूला लगाना था वो लगाया, जो सही तरीका था वो किया। वो वाला न्यूरॉन स्ट्रेंथन होता है, वो वाला न्यूरल सर्किट स्ट्रेंथन होता है, वो पक्का होता है। तो ये जो रिकवरी फेज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी पियानिस्ट हैं, जो टॉप के पियानो प्लेयर्स हैं, जो पियानो बजाते हैं या जो चेस खेलते हैं, वो अल्ट्राडियन रिदम्स को यूज़ करते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करना, इसीलिए वो टॉप लेवल पे जा पाते हैं। जो वायलिन बजाते हैं, भाई वायलिन कितना टफ है बजाना यार, आप देखो। वो एक्सपर्ट जो बनते हैं, वो अल्ट्राडियन रिदम को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके जो मास्टर्स हैं, जो उनको सिखा रहे हैं, वो न्यूरोसाइंस का यूज़ करते हैं। उनको पता है
कि दिमाग को कैसे इस्तेमाल करके स्किल को इंटीग्रेट किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अल्ट्राडियन रिदम को यूज़ करना बहुत आराम से। जैसे ही आपको लगे आपका न्यूरल नॉइज़ बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपके जो कॉग्निटिव और जो मोटर सर्किट्स हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो चुका है, हल्का हल्का सा आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, फ्रिक्शन महसूस हो रहा है, तुरंत फ़ोन चालू करके रील्स देखना छोड़ दो। तुरंत एकदम से कुछ ऐसा खा लिया अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए, आप कर तो लोगे तुरंत। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, एकदम से फ़ोन चला लेते हैं। कई लोग बोलते हैं ना वो रिवॉर्ड देना अपने आप को, एकदम से कुछ कर लिया तो अपने आप को रिवॉर्ड देना। तुरंत रिवॉर्ड नहीं देना है, इस 90 मिनट के फेज़ में रिवॉर्ड नहीं देना है। वो जो गैप वाला टाइम है वो रिवॉर्ड के लिए नहीं है, वो रिकवरी के लिए है। अगर आप उस पॉइंट पे फ़ोन चलाने लग जाओगे या कुछ ऐसा काम करने लग जाओगे जिससे आपका ब्रेन रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो वो कंसोलिडेशन मोड में कभी जाएगा ही नहीं। कंसोलिडेशन मोड में जब आपका ब्रेन जाता है तो वो उस चीज़ को पक्का कर रहा होता है। पर आपने क्या किया, आप तो इंस्टाग्राम चलाने लग गए या आप तो कुछ खाने पीने लग गए। और इससे क्या होता है, आर्टिफिशियली आप अपने डोपामीन को स्पाइक करते हो। वो नेचुरली राइज नहीं करता है, एकदम से स्पाइक मारता है। आपको अच्छा तो लगता है तुरंत फ़ोन चलाने में या कुछ मीठा खाने में, काम करते करते कुछ खाने में। उससे होता कि आप ज़बरदस्ती बीच बीच में अपने दिमाग में डोपामीन स्पाइक्स लेके आ रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। आप अपने डोपामीन रिसेप्टर्स को रीसेंसिटाइज होने का टाइम ही नहीं दे रहे। आपको ऐसा लग तो रहा होगा कि नहीं हम तो ये सब कर लेते हैं और हम अपना काम भी कर लेते हैं। आप एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हो, आप कर तो रहे हो पर वो कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा है। आपको लग रहा है कि आपने बैठ के तैयारी करी है, आपने स्किल पे काम किया है, आपने चीज़ें सीखी हैं, बट उसके बाद भी आपको कमी महसूस होती है। आपको लगता नहीं कि यार वो चीज़ जहन में नहीं उतरी है अभी, क्योंकि आपने ढंग से काम किया ही नहीं। ढंग से काम करने का तरीका अगर आपको चाहिए तो आप इस अल्ट्राडियन रिदम को यूज़ करना सीखिए। और सबसे सीक्रेट की बात बताऊं, ये जो रिकवरी टाइम होता है ना, इसके अंदर आपका जो हिप्पोकैम्पस होता है जिसमें सारे न्यूरॉन्स आपके बनते हैं और उनका कनेक्शन बनता है। जो भी आपने फेज़ 2 में जो आपका पीक लर्निंग वाला फेज़ था, हाई फोकस वाला फेज़ था, उसमें जो भी आप सीख रहे थे, रिकवरी टाइम में 20-40 टाइम्स जो भी चीज़ आपने सीखी है उसको 20 से 40 गुना की स्पीड पे वो बहुत तेज़ी से चलाता है अपने दिमाग में। हिप्पोकैम्पस के अंदर होता है ये सारा, न्यूरॉन्स को पक्का करने के लिए, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी समझा है, जो भी सीखा है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग सालों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, उसके बाद भी दे स्टे एवरेज। तो जो भी हमने समझा उसको एक बार दोबारा से मैं समराइज करता हूँ शॉर्ट में। अल्ट्राडियन रिदम परफॉर्मेंस हम यूज़ करते हैं ताकि हम फ्लो स्टेट्स में जा सकें, जितनी बार चाहें उतनी बार जा सकें। और ना ही सिर्फ फ्लो स्टेट में जाना है, फ्लो स्टेट में हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उस चीज़ को हम ढंग से कंसोलिडेट कर सकें, उस चीज़ को हम ढंग से इंटीग्रेट कर सकें, अपने जहन में उसको उतार सकें और उसमें हम मास्टरी हासिल कर सकें। ये जो अल्ट्राडियन रिदम परफॉर्मेंस है ये 4 फेजेज़ में आती है। 90 मिनट की इसमें विंडो होती है। जो पहला फेज़ होता है वो होता है 0 से 20 मिनट का, जिसमें आप बैठते हो, अपना इंटेंशन सेट करते हो, प्रिसीजन के साथ एक्यूरेटली डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है, औकात के अनुसार। हीरो नहीं बनना है, हीरोइन नहीं बनना है कि आज तो ये फाड़ देंगे और ये कर देंगे, नहीं। जितनी आपको अपनी कैपेबिलिटी लगती है कि इतना हम कर लेंगे उतना ही करना है, और धीरे धीरे आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो बाद में, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपकी औकात भी बढ़ रही है। उस 0 से 20 मिनट में आपको बैठ के सेट करना है कि आपको क्या करना है, किस चीज़ में आपको मास्टरी हासिल करनी है, ठीक है। उस 20 मिनट्स में क्या होता है, आपका दिमाग धीरे धीरे अराउजल स्टेट पे आता है, उसको अच्छा लग रहा होता है। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन को बाहर कर देता है, क्योंकि डोपामीन लेवल्स बढ़ रहे होते हैं। जिस भी चीज़ में आपको मज़ा आ रहा होता है तो उसके अलावा आपको कुछ भी करने में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए आप डिस्ट्रैक्शंस को खुद ही अवॉइड करने लग जाते हो, विच इज़ अ गुड साइन। 0 से 20 मिनट्स के अंदर आपका फोकस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद आएगा फेज़ 2 20 से 70 मिनट का। इस फेज़ 2 के टाइम के अंदर आप एकदम पूरे फ्लो स्टेट में हो, आपका दिमाग एकदम पीक फोकस पे है। आप जो भी पढ़ोगे उसके न्यूरल सर्किट्स तैयार होंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए ये वाला जो फेज़ 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पीरियड के अंदर आपके न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, इसी पीरियड के अंदर आप उस स्किल को एक्वायर कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो, आपका फोकस बढ़ जाता है। जैसे ही 70 मिनट के बाद फेज़ 3 स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिप। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपके फोकस लेवल आपका गिरने लगेगा, कोर्टिसोल लेवल बढ़ने लगेंगे, आपका ब्रेन धीरे धीरे ना थोड़ा सा फ्रिक्शन महसूस करेगा,
आपको थोड़ा अपना काम करने में मज़ा नहीं आएगा, फिर भी आप कर लोगे जैसे तैसे। और जैसे ही फेज़ 4 स्टार्ट होगा उसमें आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाएगा, आपके फोकस लेवल गिर जाएंगे। इस टाइम पे आपको अपने दिमाग को रिकवरी देनी है। अपने दिमाग को आपको आर्टिफिशियली आपको डोपामिन नहीं प्रोवाइड करना है फ़ोन चला के, कुछ मीठा खा के। इससे आपके डोपामिन रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। उसको रिसेंसिटाइज होने दो। क्या कर सकते हो, खाली बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हो, किसी से हल्का फुल्का बात कर सकते हो घर में, या बालकनी में खड़े हो सकते हो, वादियाँ देख सकते हो अगर आपके घर के आसपास है तो। अल्टीमेटली आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आर्टिफिशियली डोपामिन जाए, या फिर कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डिमांडिंग काम हो, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लग रहा है, वो नहीं करना है, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। 20 से 25 मिनट का आपको अपने दिमाग को रेस्ट देना है। उसके बाद फिर दोबारा से अगली 90 मिनट की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके डोपामिन लेवल्स फिर दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे और फिर वो स्टेबलाइज होंगे। फिर दोबारा वही फेज़ 2 आएगा, जिसके अंदर 20 से 70 मिनट का पूरा इंटेंस फोकस वाला जो पीरियड है वो आप फिर दोबारा से ले सकते हो। तो ऐसे अगर आप 90 मिनट के 3 साइकिल अगर आप एक दिन में कर लो या 4 बार कर लो, तो आप आराम से 4.5 घंटे 5 घंटे का काम कर सकते हो, बिना किसी विल पावर के, बिना ज़बरदस्ती किए, बिना रश किए, बिना हट किए, है ना। हट मतलब ज़बरदस्ती करना अपने साथ। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पता नहीं ये सब क्यों नहीं सिखाते हैं। बच्चों की इतनी पिटाई हो रही होती है, माँ बाप से बच्चों की एकदम, माँ बाप एंटी हुए पड़े हैं अपने बच्चों से। वो बोल रहे पढ़ ले 4 घंटे तक पढ़, 5 घंटे तक पढ़, ये कर वो कर। आपका काम आसान कर दिया मैंने। ऐसी 90 मिनट्स की साइकिल जितनी चाहो आप उतनी बार यूज़ कर सकते हो एक दिन में। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो काम है उसमें आपको कितना वक्त देना है एक दिन में। मिनिमम जितना वक्त देना है उस हिसाब से देख लो। अगर आप 3 90 मिनट्स की साइकिल लेते हो तो 270 मिनट्स, लगभग 4-4.5 घंटे आप आराम से बैठ सकते हो पूरे दिन में। अब आप ये कैसे करोगे? एक बार 90 मिनट की साइकिल सुबह कर लो या दोपहर को कर लो, और एक बार रात को कर लो, शाम को कर लो, 3 बार कर लो अपने हिसाब से। अब आप बोलोगे यहाँ पे फिर रिवॉर्ड वाला टाइम कब आया, इंजॉयमेंट वाला टाइम कब आया? आया ना। आपने सोचा कि यार एक बार पूरा 90 मिनट का साइकिल यूज़ करेंगे, उसके बाद मस्ती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मस्ती उस आखिरी के जो 20 मिनट हैं उसमें नहीं करनी है, समझ रहे हो? वो जो 20 मिनट का टाइम है वो रिकवरी के लिए देना है। उस 20 से 25 मिनट के बाद आप उठ के जा सकते हो और जो मर्जी कर सकते हो, बट 20 मिनट के लिए रेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। 2 बार साइकिल आपने करी 90 मिनट की, उसके बाद आप 1 घंटा 2 घंटा मूवी देखो, फोन चलाओ, जो करना है करो। उसके बाद फिर दोबारा एक और 90 मिनट की साइकिल ले लो। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप इंडिया के अंदर एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, टाइम लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है और सिलेबस भी लिमिटेड है। उस सिलेबस को ढंग से कैसे करना है, कम समय में लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रखना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ानी है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम पास आ रहा है या आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, क्रैकन लेना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना जिनको भी फोकस के इश्यूज आते हैं, जिनको भी फ्लो स्टेट्स में जाने में दिक्कत होती है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।